नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं जो सामाजिक अध्ययन से 60 क्वेश्चन आते हैं उनके टेस्ट पेपर ला रहा हूँ। ये अपना टेस्ट पेपर है 6। इससे पहले 5 टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मेरे साथ साथ इस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करते जाइएगा। आपके कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, वह किला जिस पर अंग्रेज़ जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। 5 बार उसने आक्रमण किया लेकिन फिर भी वो विजय नहीं हुआ, वह कौन सा किला था? लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ या अचलगढ़? कौन सा किला था? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए, लोहागढ़ भरतपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? जाट शासक महाराजा सूरजमल ने। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? क्या कहा गया है? कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का ये कथन है। आपको बताना है कि ये कथन किस शासक के संदर्भ में है वो कहा गया है। तो इसका राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनने के बाद में इसने क्या, उत्तरापथ और अवंती के गणराज्य उनको समाप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन से? उत्तरापथ और अवंती के गणराज्य थे, उनको समाप्त करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या होते हैं? देवगुप्त, देवराज और देवश्री, ठीक है। और इसके समय में ही 2 प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। कौन से? पाटलिपुत्र व उज्जैनी। ये विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 विद्वान होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न, ठीक है। कौन कौन से नवरत्न थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, शपनक एवं शंकु। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान जिन्हें कहा जाता था नवरत्न, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय है वो वैष्णव धर्मावलंबी हुआ करता था। और उसके अभिलेखों में और मुद्राओं में से क्या कहा गया है? परम भागवत। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फायान है वो भारत आया था। कौन? चीनी यात्री फायान। और उसने वापस लौट करके, किसने? चीनी यात्री ने वापस चीन लौट करके एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम होता है फाको की। तो इतना आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? मेवाड़ प्रजामंडल के। देखिए, प्रजामंडल है तो प्रजामंडल आंदोलनों की स्थापना का श्रेय है वो तो दिया जाता है किसको? माणिक्यलाल वर्मा को। प्रजामंडल है उसके आंदोलनों की स्थापना का श्रेय वो तो दिया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। और मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम धातु है। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम धातु कौन सा है? लोहा, चांदी, सोना या तांबा? तो राइट हो जाएगा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। नवलगढ़ में है, मुकुंदगढ़ में, पिलानी में या जैसलमेर में? आपको बताना है कि प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली है वो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा डी, जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। और जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी के नाम से विख्यात है। कौन? जैसलमेर। ये किसने बसाया था जैसलमेर? राव जैसल ने बसाया था। कब? 1155 ईस्वी में जैसलमेर को बसाया था राव जैसल द्वारा, ठीक है।
और सालिम सिंह हवेली है, इसका निर्माण सालिम सिंह ने 18वीं सदी में करवाया था, 5 मंजिला हवेली का। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये प्रसिद्ध है पत्थर की नक्काशी व महीन जालियों के लिए। कौन? सालिम सिंह हवेली। ठीक है। एक आप याद रखिएगा कि जैसलमेर में ही पटवों की हवेली भी है। कौन सी? पटवों की हवेली। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये भी जैसलमेर में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आकलवुड फॉसिल पार्क के लिए। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज तरंगिणी के रचनाकार है। किसके? राज तरंगिणी के। जयदेव, कर्ण, भारवी या माघ? तो इसका राइट हो जाएगा बी, कर्ण। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो आप ध्यान में रखिएगा कौन सी है। एक तो है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। और एक है पृथ्वीराज विजय, ये किसने लिखा था? जयानक ने। और इसके अलावा पद्मावत जो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मूता नैणसीरी ख्यात व मारवाड़ा प्रगनारी विगत, मूता नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत ये लिखे थे मूणोत नैणसी ने। और एक होता है वेली किशन रुक्मणीरी, जो किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और चेतावनीरा चुंगटिया ये लिखा था केसरी सिंह बारठ ने। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी भी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस मुगल शासक के दरबार में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो आए थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो किसके समय में आए थे? किस मुगल शासक के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नहीं सॉरी, शाहजहां नहीं, जहांगीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर के समय आए थे ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उमेद सिंह प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो याद रखना है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? वो थी विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पामस्टन। ठीक है, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और उस समय भारत के शासक थे बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति की तिथि कौन सी निश्चित की गई थी? 31 मई 1857। और राजस्थान के संदर्भ में आप याद रखिए कि राजस्थान का उस समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और राजस्थान के समय में जो रियासतें थी उन रियासतों के शासक और उनके पीए हैं वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि मेवाड़ का पीए कौन था? तो मेवाड़ का था मेजर सावर्स और शासक था स्वरूप सिंह। मारवाड़ का पीए था मैकमोसन और शासक था तख्त सिंह। ठीक है, जयपुर का हो जाएगा पीए कौन? ईडन और शासक था राम सिंह सेकंड, स्वाई राम सिंह सेकंड। कोटा का पीए था बर्टन और शासक था महारावल राम सिंह सेकंड। और भरतपुर का पीए था वो था मॉरिसन और भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था शासक। ठीक है, तो इतना आप 1857 की क्रांति के समय का ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है, कुरान है, बाइबिल है या गीता है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ए, वेद, वो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है।
क्षेत्रीयतावाद है वो मुख्य कारण किसका है? गरीबी का है, सामाजिक तनाव का है, बेरोजगारी का है या वैश्वीकरण का है? तो क्या राइट हो जाएगा इसमें? तो राइट हो जाएगा बी, सामाजिक तनाव का। क्षेत्रीयतावाद है वो मुख्य कारण किसका है? सामाजिक तनाव का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप कौन सा है? जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप कौन सा है? छाया नाटक, राजस्थानी नाटक, पंजाबी नाटक या नुक्कड़ नाटक? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए, छाया नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमेलित करना आपको, सुमेलित कीजिए। कबीर, मीराबाई, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु और इधर दे रखे स्थान, कौन से स्थान से कौन संबंधित है वो आपको मिलान करना है। तो कीजिए इसका मिलान। क्या होगा इसका मिलान? तो कबीर का हो जाएगा बनारस, ठीक है, कबीर का हो जाएगा बनारस, और मीराबाई का हो जाएगा मेड़ता, गुरु नानक का हो जाएगा तलवंडी और चैतन्य महाप्रभु ये हो जाएगा बंगाल। तो इसका राइट क्या बनेगा? राइट बन जाएगा इसमें 4, 3, 2, 1। तो ये हो जाएगा 3 नंबर सही इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित है वो कौन सा नहीं है। साइमन कमीशन 1927, नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931 या वेवेल योजना 1944? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा डी, वेवेल। ये 1944 नहीं है, 45 है। ये योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1945 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए, एक बार फिर से आपको सुमेलित करना है। मंगल पांडे, नाना साहब, कुशाल सिंह और नसीराबाद। इधर है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर कांड, कानपुर और बिथोड़ा। कौन सा किससे संबंधित है वो आपको सुमेलित करना है। तो कीजिए इसको सुमेलित। क्या होगा? तो इसका राइट देखिए आप, मंगल पांडे का हो जाएगा इसमें, मंगल पांडे का हो जाएगा बैरकपुर कांड से, बैरकपुर कांड, और नाना साहब का हो जाएगा कानपुर, कुशाल सिंह का हो जाएगा बिथोड़ा और नसीराबाद का हो जाएगा नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका राइट क्या बनेगा? राइट बन जाएगा 2, 3, 4, 1। तो ये राइट हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता का नगर नियोजन सर्वश्रेष्ठ था? कौन सी प्राचीन सभ्यता थी जिसका नगर नियोजन है वो सर्वश्रेष्ठ था? मिस्र की सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, यूनानी सभ्यता या चीनी सभ्यता? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका जो है नगर नियोजन वो सर्वश्रेष्ठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका राजदूत था और किसके दरबार में आया था, दोनों आप याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका? सिकंदर, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक? तो मेगास्थनीज है वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था, और चंद्रगुप्त द्वितीय इसके दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है वो आपको बताना है। तो क्या होगा? पढ़िए। मानव का बंधुत्व का मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का या सिखों की एकता का? कौन सा है वो आपको बताना है। तो क्या राइट हो जाएगा इसमें? इसमें राइट हो जाएगा आपके ए, मानव
बंधुत्व का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आपको सम्मिलित करना है। ब्रह्मगुप्त, महर्षि सुश्रुत, सूत्रधार मंडन और महर्षि पराशर चिकित्सा, कृषि संबंधी, खगोल शास्त्र एवं गणित और वास्तु कला। तो कीजिए इसको सम्मिलित, क्या होगा। तो ब्रह्मगुप्त ये हो जाएंगे खगोल शास्त्र एवं गणित से संबंधित थे। ठीक है, और महर्षि सुश्रुत ये हो जाएंगे चिकित्सा से, और सूत्रधार मंडन ये हो जाएंगे वास्तुकला से, और महर्षि पराशर ये हो जाएंगे कृषि से। तो इसका राइट क्या बनेगा, 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 राइट हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को या बलबन को। किसको कहा जाता था लाख बख्श। तो इसका राइट हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण 16 राज्य एवं 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था। संपूर्ण 16 राज्य व 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था, मंडलम, कोटम, नाडु या कुर्रन। तो इसका राइट हो जाएगा ए, मंडलम। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन। तो शहरी स्थानीय स्वशासन को है वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। और पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय विदेश नीति का जनक कौन है। आपको बताना है कि भारतीय विदेश नीति का जनक कौन है। एसपी जांगीड़, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। कौन होगा, एसपी जांगीड़, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। तो इसका राइट हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजनीति लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन का उपभेद है। राजनीति लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन का उपभेद है। किसका है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र का, अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र का या नैतिक लोकतंत्र का। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपभेद है। नेक्स्ट देखिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। किससे, अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, बी, उत्तरदायी सरकार। नेक्स्ट देखिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है या राज्य का राज्यपाल या राज्य का मुख्यमंत्री। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, राष्ट्रपति। वो है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम जो चरण हुआ था कौन सा, मत्स्य संघ, उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ये मत्स्य संघ ये बना कब था, ये 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और इसमें राज प्रमुख बनाए थे, किसको राज प्रमुख बनाया गया था, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। और प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको, शोभाराम कुमावत को। और
एक आप याद रखिएगा कि ये प्रथम चरण जो बना था मत्स्य संघ, इसका विलय नहीं किया गया था। प्रथम चरण का विलय नहीं किया था प्रथम चरण में। इसका विलय कब किया गया था? इसका विलय किया गया था 5वें चरण में। किस में? 5वें चरण में। 5वें चरण का नाम क्या होता है? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, जो कब हुआ था? 15 मई 1949 को बना था। 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। और 5वें चरण में है जो प्रथम चरण का विलय किया गया था, इसका मत्स्य संघ। ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही? संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात है, वो किसने कही? वो आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या डॉक्टर अंबेडकर? तो इसका राइट हो जाएगा क्या? सी, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था, वो आपको बताना है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम? तो कौन इनमें से है जो 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय सरकार के शासन का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन? तो इसका राइट हो जाएगा पृथकता का खतरा। नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिए कौन सी आयु? 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, 21 वर्ष की या 18 वर्ष की? तो इसका राइट हो जाएगा 21 वर्ष की आयु, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकार करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकार करता है? वो आपको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 17 और 18 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है, उसके तहत तो अस्पृश्यता का अंत किया गया। किसका? अस्पृश्यता का। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया। तो ये दो तो हो नहीं सकते। अनुच्छेद 26 और 27 ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। और 29 व 30 ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे किससे? अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया था। किसके? अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो बचा कौन सा? अनुच्छेद 23 और 24। तो यही है जो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है स्वीकार करता है। तो 23 और 24 ये हो जाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक, अटलांटिक और उत्तरी सागर, प्रशांत और हिंद महासागर, अटलांटिक और बाल्टिक सागर? तो क्या राइट होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। ये
नहर है पन्नामा नहर, जो दो महासागर है कौन कौन से, प्रशांत और अटलांटिक, इनको जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट, तो इसका राइट क्या होगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो इसका राइट हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री या 90 डिग्री पूर्व या 90 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री। तो इसका क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा डी, 180 डिग्री है जो देशांतर प्रधान वो याम्योत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, रोका कृषि किस देश में जनजातियों की कृषि है? रोका कृषि है वो किस देश में जनजातियों की कृषि है, वो आपको बताना है। ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, चिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संगमरमर एक उदाहरण है किसका है? कायांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या प्लूटोनिक चट्टान का। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ए, कायांतरित चट्टान का। संगमरमर है वो एक उदाहरण किसका है, कायांतरित चट्टान का। नेक्स्ट देखिए, मृदा का अध्ययन विषय कहलाता है, मृदा का अध्ययन विषय वो क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। तो मृदा का अध्ययन विषय क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, सिस्मोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी। तो मृदा का अध्ययन विषय क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीला सोना किसे कहा जाता है? केरोसिन को, गेहूं को, वनों को या स्वच्छ पानी को। तो नीला सोना है वो कहा जाता है किसको, स्वच्छ पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के रेगिस्तानी प्रदेशों में जो वनस्पति उगती है उसकी विशेषता यह है कि क्या है? पेड़ झाड़ीनुमा छोटे किंतु नुकीले कांटेदार पत्तियों वाले होते हैं, पेड़ छोटे किंतु चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा पेड़ झाड़ीनुमा छोटे किंतु नुकीले कांटेदार पत्तियों वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीर्ष पुनर्नियोजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या, विदेशी जातियाँ वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती है, वर्षा वन की जातियाँ धीमी गति से बढ़ती हैं, वर्षा वन में वृक्षों के प्रवृत्तियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, या वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। तो क्या होगा इसका राइट, इसका राइट हो जाएगा वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, सीढ़ी नुमा कृषि है वो कहाँ की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है, वो आपको बताना है। रेगिस्तान में, पठारी भागों में, मैदानों में या पहाड़ी क्षेत्रों में। राइट हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? शेखावटी प्रदेश में, आड़ोती पठार में, दक्षिणी अरावली में या माही बेसिन में। आपको बताना है कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में है वो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट हो जाएगा बी, आड़ोती पठार। कौन सा, आड़ोती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? आपको बताना है कि कुकरा की पहाड़ियाँ वो किस जिले में स्थित है। उदयपुर,
सिरोही, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? स्ट्रम्बोली, एटना, बेरन या फ्यूजियामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। ये है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बाकी ये तीनों है वो सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखिए, महादेव पर्वत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? अमरकंटक, धूपगढ़, महेंद्रगिरी या दोदा बेटा। तो महादेव पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। ये कहाँ, किस श्रेणी में है? ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। और कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दूधवा, कॉर्बेट, काजीरंगा या गिर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा जो कहवा की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है कहलाती है, क्या कहलाती है? काल वैशाखी, चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर या बारदोली छीड़ा। तो वो क्या कहलाती है? चेरी ब्लॉसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली या विंध्य। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है वो आपको बताना है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य के जिलों का अवरोही क्रम है। आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य के जिलों का अवरोही क्रम क्या है? भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर या दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, करौली या अलवर। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। सबसे पहले है जयपुर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। और भरतपुर इसका हो जाएगा 503, दौसा इसका हो जाएगा 476 और अलवर इसका हो जाएगा 438। तो ये है राज्य के जिलों का अवरोही क्रम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से आपको पता है? वो हो जाएंगे जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? केवल 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। ये है सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिहास के अध्ययन से छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास होता है। यह इतिहास शिक्षण का है क्या है? सामाजिक मूल्य है, नागरिक मूल्य है, राष्ट्रीय मूल्य है या सूचनात्मक मूल्य है? तो ये कैसा मूल्य है कि इतिहास के अध्ययन से छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास होता है? तो ये इतिहास शिक्षण का सामाजिक मूल्य है। कैसा है? सामाजिक मूल्य। ए राइट हो जाएगा इसमें आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान विधि का विकास करने वाले थे कौन? किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, मॉन्टेसरी या स्पेंसर। तो कौन थे?
वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आर्म स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। ये कथन है किसका है? जेरोलिमेक का है, माइकोलिस का है, अरस्तु का है या वेस्लो का है? तो ये कथन किसका है? जेरोलिमेक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करना, वातावरण पर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना, स्वावलंबन की भावना का विकास करना या सामाजिक परिवर्तनों एवं उनके प्रभावों की जानकारी देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वावलंबन की भावना का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है। यह कथन है किसका है? ये कथन श्री बेस्या का, कोठारी शिक्षा आयोग का, श्री मुनेश्वर प्रसाद का या श्री के.एम. याग्निक का? तो ये कथन है श्री मुनेश्वर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई योजना का प्रमुख दोष है। क्या दोष है? समय सीमा का निर्धारण, शिक्षक के लिए कठिन, या समय का अपव्यय या धन का अपव्यय? तो इसमें राइट हो जाएगा ए, समय सीमा का निर्धारण। ये इकाई योजना का प्रमुख दोष है। वह विधि जिसमें एक योजना के साथ कई छोटे छोटे कार्य निकल आते हैं, वह विधि जिसमें एक योजना के साथ कई छोटे छोटे कार्य निकल आते हैं तथा उनके माध्यम से विविध विषयों का अध्ययन हो सकता है, वो क्या कहलाती है? आपको बताना है। अवलोकन विधि, प्रायोजना विधि, इकाई शिक्षण विधि या भ्रमण विधि क्या कहलाती है? तो वो हो जाएगी प्रायोजना विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकासात्मक प्रश्न का उद्देश्य होता है। विकासात्मक प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का विकास, कौशल का विकास, पाठ का विकास, शिक्षण विधियों का विकास? इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा आपके सी, पाठ का विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है? भ्रमण विधि, कहानी विधि, समस्या विधि, उपयुक्त सभी विधि? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए, भ्रमण विधि। अंतिम क्वेश्चन देखिए अपना, चलचित्र शिक्षण का सोपान है। क्या है? स्वयं की तैयारी, प्रदर्शन कक्ष की तैयारी, चलचित्र प्रदर्शन या इनमें से सभी? तो राइट क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। तो ये 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।